हाँ जी भैया, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके। बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, लेट अस बिगिन। हाँ जी, अपने गुड मॉर्निंग एक बार सबको बोल देते हैं, जो फाइनली रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछली बार एक क्वेश्चन मेरे से रह गया था, तो वो मैं ले अच्छा लेता जी। हूँ। हाँ। एक ही मिनट। दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ प्रकाश भाई, एंड ही हैज सेड दैट थैंक यू, टुडे सेशन वाज ए मैजिक, thoroughly understood. The ending opened up a question: what is the purpose of universe, and ours to be liaised with that to get optimal answers, है ना। तो प्रकाश भाई, मुझे लगता है कि पूरे यदि एग्जिस्टेंस को देखते हैं, पूरे यूनिवर्स को देखते हैं। सेनानी सिंह, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग प्रकाश भाई ने जो क्वेश्चन रखा था उसको ले रहे हैं। तो उन्होंने पूछा था कि पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है और फिर हमारा पर्पज क्या है। तो पूरे एग्जिस्टेंस को यदि हम देखते हैं तो ये पता लगता है कि पूरा एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस के रूप में है। को एग्जिस्टेंस का मतलब है कि देयर इज ए सिनर्जेटिक रिलेशनशिप amongst various units in the existence। जैसे यदि पूरे एग्जिस्टेंस में ही हम कैटेगराइज करें पूरे प्रकृति को, तो ये दिखाई देता है कि चार ही तरह की चीजें दिखाई देती हैं। एक तो मटेरियल वर्ल्ड है, जिसमें मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा, है ना। दूसरा है प्लांट ऑर्डर और द प्लांट वर्ल्ड, जिसमें हम पेड़ पौधे, है ना, बहुत सारी जड़ी बूटियां, इस तरह की एक वैरायटी दिखाई देगी। तीसरा, यदि चीजों को देखते हैं तो फिर पशु पक्षी दिखाई देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एनिमल किंगडम। और चौथा है ह्यूमन बीइंग। नॉर्मली साइंस का यदि क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो दो ही जगह क्लासिफाई कर रहा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। और जहां भी सांस लेने की क्रिया शुरू हो गई है उसको लिविंग कह रहे हैं, है ना, श्वसन प्रक्रिया। दर्शन में इसको चार तरह से डिवाइड किया है: पदार्थ, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स कैसे एनिमल से अलग है, ये हम लोगों ने एक छोटी सी चर्चा सोम भाई ने रखी थी। तो एनी वी आर नॉट एनिमल्स, है ना, वी आर डिफरेंट देन देम। एंड हमने एक फंक्शनल, एक व्यवहारिक, है ना, बात को रखा था कि किस तरह से एनिमल्स के लिए सर्वाइवल इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बट फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। We want to survive with happiness. So that is a distinguishing feature, you know, which distinguishes human beings from animals. So we are not of the same species, of course. All higher orders possess all the qualities of the lower order. So in that sense, human beings वो सब कर ही पाते हैं जो एनिमल्स कर पाते हैं, but we can do something different than what they cannot do. So we are a different order. One is that being different is one part, then are we really an evolved order than that? तो इसको दो तरह से देख सकते हैं कि एक तो एवोल्यूशन हमेशा बाद में आ रहा है प्रकृति में, है ना। पदार्थ के बाद ही प्राण अवस्था आता है, बिकॉज द रॉ मटेरियल और द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द प्लांट किंगडम इज द मटेरियल किंगडम, है ना। यदि हवा, पानी और ऋतु सेटअप नहीं होता है तो प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। सिमिलरली एनिमल्स के लिए फूड is coming from the plants, है ना। So that has to happen first, and then only the animal order will be, you know, manifested on any planet. And human being is the last in order. So that way one is evolved than the other. Hmm. और एक दूसरा तरीका है कि हम अधिक विकसित हैं, इसका पता कैसे चलता है। तो एक बेसिक सिद्धांत है कि जो अधिक विकसित है वो अपने कम विकसित को नियंत्रित करने में सक्षम रहता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक लायन ने दो तीन आदमी को पेट बना लिया, है ना। मानव ने शेर को भी, हाथी को भी, सभी को उसको नियंत्रित कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है। बट सही अर्थों में एवोल्ट का मतलब कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि कंप्लीमेंट्री होना है। तो पूरे मटेरियल वर्ल्ड और प्लांट वर्ल्ड को यदि हम देखेंगे तो प्लांट वर्ल्ड एक बंजर भूमि में, है ना, जहाँ पे फर्टाइल फर्टाइल नहीं है लैंड, उस पे यदि प्लांट्स ग्रो करते हैं
तो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी और बढ़ती चली जाती है। दिस इज द काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। किसी जंगल में एनिमल्स की संख्या बढ़ती है, और खासतौर से बिग कैट्स, आजकल एक पूरा मूवमेंट है कि बिग कैट्स को भेजा जाए, तो वहां पर पता लगता है कि वो जंगल और अच्छा हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, संतुलन उसमें आता है। सो एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस के रूप में है। हमारा ऑब्जर्वेशन कई बार, हम यदि ठीक से ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो लोगों को लगता है अरे यार, ये तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये देयर इज कंफ्लिक्ट और संघर्ष है एग्जिस्टेंस में, है ना। यहाँ ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस का पूरा पर्पज है, इट इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एज को एग्जिस्टेंस। हमें ये भी लगता है जहां बड़े प्लांट्स होते हैं उसके नीचे तो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो नहीं करते। सो एज इफ द, है ना, जो दूसरी यूनिट है वो छोटी यूनिट को बड़ा नहीं होने दे रही है। तो हम जब बहुत छोटे नैरो फ्रेम में देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, जब हम वाइडर फ्रेम में देखते हैं तो पता लगता है कि ये सारा का सारा नियंत्रण और संतुलन के डिजाइन के हिसाब से है। इसलिए मैं कह रहा था कि बिग कैट्स के आने से ऐसा नहीं कि शेर बकरी को खा जा रहा है केवल, शेर बकरी, उसमें एक नियंत्रण है। और कई बार ऐसा देख करके हमें लगता है जिंदगी में तो संघर्ष है, नेचर में भी संघर्ष है, तो मानव भी संघर्ष करेगा। और बड़े 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 कॉरपोरेट्स या बड़े बड़े लोग जो है वो छोटे लोगों को खत्म करके उनको लगता है कि दिस इज ए नेचुरल वे ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर। जबकि नेचर में ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं देखा जाता कि एक शेर शेर को भूख लगी, उसने गाय को खा लिया, बकरी को खा लिया, तो उसने कल मिलेगी कि नहीं तो चार और बकरियां मार दी, है ना। और शेर के पास आसपास ही फिर बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, उनको पता लगता है कि इसका पेट भर गया है। सो वहां पर एक संतुलन के अर्थ में है चीजें। तो नेचर को तो पूरा एग्जिस्टेंस देखेंगे तो एक को एग्जिस्टेंस के रूप में, जैसे कुछ बात रखी थी कि कितना विशाल है ना। और धरती जो सूरज की तरफ घूम रही है, सो इट इज, इफ यू आप गूगल करेंगे तो अराउंड 1,09,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है ना। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और इतनी प्रिडिक्टेबल सिस्टम्स हैं कि आप आज से बैठे बैठे हम पता लगा सकते हैं कि 2 साल बाद, है ना, इसी 23 दिसंबर को कितने बज के कितने मिनट पर हमें सूरज दिखाई देगा, दुबई में या भारत में या जापान में। सो पूरा एक सिस्टम है ना, पूरा। और ये पूरी तरह से एक कोएग्जिस्टेंस के रूप में। तो अब मानव में ये समझ करके होता है, मानव भी चाहता है कि वो हार्मोनी में जिए दूसरे लोगों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ, हवा पानी के साथ। बट ये समझ पूर्वक होता है। बाकी तीन में, पदार्थ में, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में, दिस इज बाय डिफॉल्ट, दे आर कोएग्जिस्टिंग। ह्यूमन बीइंग हैज टू लर्न दैट ये पूरी डिजाइन क्या है। क्योंकि मानव के पास दो गुण है ना, ये है कल्पनाशीलता, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ एक्शन, है ना। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ चॉइस टू एक्ट। और जब तक वो समझता नहीं है, जैसे सोम भाई ने बहुत, चूंकि 3 घंटा बहुत छोटा टाइम था, कि जैसे गाय के बच्चे को, है ना, जन्म के बाद ही यदि हम पानी में डालते हैं तो तैरने लगता है, मानव को सीखना पड़ता है। तो खाना भोजन भी कौन सा करना है ये भी सीखना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। तो मानव में सारी चीजें समझ करके सेट होती हैं। बढ़िया। तो एक मैं सोचा प्रकाश भाई नहीं आए तो उनका एक हम छोटा सा आंसर कर दें कि मेन बात इतनी सी कह रहे हैं कि पूरा नेचर एक परफेक्ट हार्मोनी में है, मानव के अलावा। मानव भी हार्मोनी में होना चाहता है, लेकिन मानव समझ के हार्मोनी में होता है। इसलिए एजुकेशन, शिक्षा का कार्यक्रम सिर्फ मानव के साथ है। किसी भी और गाय घोड़ा बंदर इनके साथ कोई एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं होता है। ना ही पेड़ पौधों के साथ होता है, ना ही मटेरियल किंगडम के साथ होता है। बढ़िया। तो अब हम आपस में Q&A कर लेते हैं, तो प्रकाश भाई जब वीडियो देखेंगे तो उनके व्यूज हमें मिलेंगे। सो नमस्कार शैल सिंह जी, आपकी कोई क्वेरी हो, है ना, या सेनानी भाई का कोई प्रश्न हो तो पहले ले लेते हैं। महिपाल भाई के, हमने महिपाल और सुभाष भाई की तो क्वेश्चन आंसर कल लिए थे, तो आपका यदि कोई है तो लेते हैं, नहीं तो फिर महिपाल भाई से शुरू करते हैं। आप अनम्यूटेड है दोनों लोग। बढ़िया। तो महिपाल भाई बताइए, कभी भी आप हैंड दोनों रेज कर ही म्यूट सकते पे हैं। है शायद, कुछ बोल भी हाँ, रहे दोनों होंगे तो म्यूटेड है। पता नहीं चलेगा। हाँ। जी हाँ, शैल भाई बोलिए।
जी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ, ठीक ठीक। बताइए महिपाल भाई फिर आप। तो अभी जब आप बता रहे थे, मैं भी साथ में ही सोच जी। सोच रहा था। तो ये जो इसमें एक तो सवाल ये है कि अ, हम जो ये ओवरऑल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम्म। और एक साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने एक डिफाइन किया है टाइमलाइन राइट। कि भाई, मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता है, लेकिन 5 करोड़ साल पहले हाँ बिल्कुल धरती ऐसा बोल पैदा रहे हैं, फोर हुई। पॉइंट और फाइव बिलियन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके, मतलब पानी आया और हवा आई और ऑक्सीजन आया और ये सब आया, करेक्ट। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके एक बहुत ही छोटा जीव पैदा हुआ, लाइक बैक्टीरिया टाइप, एंड देन कॉम्प्लेक्स वो बना। वो सब है थियरी। बिल्कुल। और अब ऐसे अगर देखा जाए तो अपने, मतलब पुराने ग्रंथों में भी वो जो विष्णु के अवतार है, उसमें भी समवेयर सिमिलैरिटी दिखाई देती है कि भाई, पहला अवतार था तो वो मत्स्य अवतार था, तो पानी में रहने वाला जीव। और उसके बाद में कृमि अवतार, तो मतलब वो धीरे धीरे करके वो कछुआ बना, तो पानी और जमीन पे आया। और उसके बाद में फिर अलग अलग जो अवतार है दिए गए हैं, जैसे नरसिम्हा अवतार, तो इट्स लाइक हाफ एनिमल हाफ मानव। और उसके बाद फिर मानव का, तो ये है, लेकिन टाइमलाइन कहीं मैच नहीं होती है। हम्म। तो ऐसा क्यों, मतलब इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि भाई, जो हम जो सोच रहे हैं अपना ओवरऑल साइंस में, या जो भी मतलब हमने अभी तक के निष्कर्ष निकाला है, वही वो कुछ कहीं पे कुछ वो ऑर्डर में या वो टाइमलाइन में कुछ भिन्नता हो सकती है। हाँ देखिए, टाइमलाइन में भिन्नता बिल्कुल हो सकती है। तो मैंने ये तो पक्का है कि प्लांट होने के लिए पहले हवा और पानी तो चाहिए, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब कि हवा और पानी आए बिना प्लांट तो नहीं हो सकता, है ना। अभी भी अपन मिट्टी नहीं हो तो प्लांट कैसे पैदा होगा, है ना। तो मिट्टी, हवा और पानी, ये तीन चीजें चाहिए। सूर्य प्रकाश तो है ही, उसमें भी यूवी रेज का प्रोटेक्शन ये सब होना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया। एनिमल्स होने के लिए ये मिट्टी पत्थर हवा पानी पेड़ पौधे होना जरूरी है, उसका भोजन कहाँ से आएगा। तो एक तरह से हमें एक रिलेशनशिप दिखाई देती है। और उसके बाद ही ह्यूमन बीइंग आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो पहले, है ना, जैसे सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्रम से ही आना पड़ेगा। अब ये 1 करोड़ साल बाद डेवलपमेंट हुआ, प्लांट्स के बाद एनिमल्स का, एनिमल्स के बाद ह्यूमंस का, इसमें हो सकता है कम ज्यादा हो। एंड इट विल नॉट रियली मैटर मच, क्योंकि, है ना, 1 करोड़ साल हो या 90 लाख साल हो। सो अब अपने को क्या देखना है, हम आज के समय में कैसे हारमोनी में एक दूसरे के साथ जी पाए, अपनी इनर हारमोनी हो पाए, और फिर मटेरियल के साथ, प्लांट्स के साथ एंड एनिमल किंगडम के साथ हम कैसे हारमोनी में जी सकते हैं। गुड मॉर्निंग शिखा बहन। बढ़िया। हाँ हाँ, तो मैं मतलब ये बोलूंगा कि भाई, जो स्टोरी ऑफ क्रिएशन है वो काफी धर्मों में भी बहुत जगह पे सेम चीज है, दिया गया है। बिल्कुल। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ थिंग्स जिसको बोलेंगे वो सेम ही है। हाँ, टाइम लाइन गलत कम सही ज्यादा हो थोड़ा सकती बहुत हो सकता है। और इसी के रिलेटेड मेरा ये था कि भाई, फिर स्टोरी ऑफ क्रिएशन और ऑर्डर ऑफ थिंग्स तो समझ में आया, लेकिन है। हम्म। अ, हम, ऐसा बोला गया है कि हम भी मतलब एक मानव जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्पीसीज माना जाता है अभी, जी। तो वो सबसे लास्ट में आया। और जो हमारा ब्रेन भी है वो भी डेवलप हुआ, और
तो वहां पे मतलब ये फिर ये पावर ऑफ इमेजिनेशन कैसे आ गया? एकदम अचानक से आ गया या और क्यों आया? ये अगर बढ़िया। को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो क्यों आया? हाँ, तो पहले तो ये समझ में आ जाए कि पावर ऑफ इमेजिनेशन डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है केवल, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो, है ना। तो 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 ग्रोथ में, यदि आप पूरी ग्रोथ को देखोगे, तो मटेरियल वर्ल्ड से प्लांट वर्ल्ड में फ्रीडम बढ़ी। किस अर्थ में फ्रीडम बढ़ी? एक ही जमीन पर हम आम का पेड़ लगाएं, नीम का लगाएं, टमाटर का लगाएं, उसी जमीन से दे कैन चूज द न्यूट्रिएंट्स दे वांट, द मिनरल्स दे वांट। ये चॉइस आई। मटेरियल वर्ल्ड में चॉइस नहीं है। माने लोहा लोहा में, है ना, सोने में, कॉपर में, मिनरल्स में चॉइस नहीं है। हाँ, तो यदि आप मतलब कि अगर सोना एक बार सोना बना है तो वो सोना ही रहेगा। सोने वो जैसे ही चूज रहेगा नहीं कर हमेशा। सकता है कि मुझे आज चांदी बनना है टाइप। हाँ, जबकि इधर ये भी नहीं चूज कर पाएगा कि नीम को आम बनना है, बट नीम को उसी जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पिकअप कर पा रहा है, चॉइस कर पा रहा है, चूज कर पा रहा है ना। और वातावरण के साथ भी एडजस्ट भी कर रहा है वो एक लेवल का, है ना। जैसे कोरोना में हमने देखा, वायरस है, बैक्टीरिया है, म्यूटेट करता है, वो अपने को सर्वाइवल के लिए, बनाए रखने के लिए बदलता है। तो जब हम इधर आते हैं एनिमल किंगडम में, तो उसमें और ज्यादा फ्रीडम आ गई। वो उसमें चॉइसेस आ गई, बढ़ गई, वैरायटी भी बढ़ रही है, चॉइसेस भी बढ़ रही हैं। ह्यूमन बीइंग में पूरी तरह फ्रीडम आ गई। तो ये मैनिफेस्टेशन है फ्रीडम का, मानव में। अच्छा, इन तीन जगह पे गलती करने का अधिकार नहीं है। ये फ्रीडम है, बट दे आर स्टिल इन को एग्जिस्टेंस, देयर देयर इज हार्मोनी, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ह्यूमन बीइंग में चाहत है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। मैं आपके साथ झगड़ा करना नहीं चाहता, मैं पेड़ पौधों को भी काटना नहीं चाहता, है ना, मैं पानी को खराब नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे पहले तो पता ही नहीं था, है ना। पहले तो हमें लगा कि जो जिसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, कि भाई ऑयल मिल गया, कोयला मिल गया, तो वाह, ये तो हमारी बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई, है ना। पॉलीथीन जब हमने बनाया, तो हमें लगा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना, प्लास्टिक बनाना हम सीख गए। फिर हमें लगा कि जितने भी हम कंट्रोल कर पाए मिनरल्स से पर, है ना, तो हमें लगा कि वी हैव गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, और उससे सुविधाएं बढ़ी। लेकिन हमें नहीं पता था कि एक सिस्टम है ना, एक साइक्लिक डिजाइन है नेचर की। और यदि हम एक लेवल से अधिक इसको यूज करते हैं और वो रिप्लेस नहीं होता है, तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो फिर हमने अभी ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह की चीजें जो हम देख रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये नासमझी की वजह से, मतलब वी आर नॉट इवन अवेयर। अब हमें धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, धरती एक ही है। पहले कुछ लोगों को ये भी लगता था कि हम पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को डेवलपिंग वर्ल्ड में लगा देंगे, इंडिया में, बांग्लादेश में, या ऐसी जगह, और हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे पता लगा धरती तो एक है। तो हम पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कहीं लगाई, उससे CO2 जनरेशन हुआ, है ना, या ओजोन लेयर तो कहीं और डिप्लीट हो गई, और उससे UV रेज आई, तो पता लगा स्वीडन में लोगों को स्किन कैंसर होने लगा। तो ये पता लग रहा है कि यार, ये धरती पूरा एक एक स्ट्रक्चर है, एक डिजाइन है। और धीरे धीरे इसको समझने में ह्यूमन बींग्स को समय लग रहा है। तो एवोल्यूशन में, तो जो मेन चीज आप पूछ रहे थे कि भाई, तो ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम तो आई, तो क्यों है? इमेजिनेशन पावर, जिससे कि इस पूरे सिस्टम को समझ करके वो व्यवस्थित जी सके। जी, बोलिए महिपाल भाई। हाँ, मतलब हम थोड़ा ज्यादा जंप कर गए कि भाई हाँ, मॉडर्न जो प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेरा हाँ, सवाल अभी भी वहां पे है कि भाई एनिमल किंगडम से अगर ह्यूमन बीइंग्स का जब भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स बना, चेंज हुआ। हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। तो उसमें और अगर तब तक सब कुछ संतुलित था, राइट, बिल्कुल। तो अगर ऐसा था तो हमारे पास ये अलग से इमेजिनेशन वाला आया क्यों? हाँ, ये क्यों आया, ये असंतुलित बढ़िया है। करने के लिए आया, क्योंकि हमारे पास आया तो हमने असंतुलित किया। अगर नहीं नहीं आया होता तो हम भी वैसे ही मतलब को हाँ, ये एग्जिस्टेंस में ही रहते। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये बहुत अक्सर आता है कि हमको ये लगता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि असंतुलन के लिए नहीं है इमेजिनेशन पावर, है ना, सही ढंग से जीने के लिए।
है ना। पहले ये तो, जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बीच बीच में गिरता है ना। पहले घुटनों के बल चलता है, फिर चलना सीखता है तो बीच बीच में गिरता भी है। तो क्या गिरने के लिए चलना सीख रहा है? तो नहीं, चलने के लिए चलना सीख रहा है। और उस प्रोसेस में ये गिरना उसका एक पार्ट है। तो ऐसे ही हम पूरे धरती पर कैसे इस पूरे सिस्टम को समझ करके व्यवस्थित रह सकें, उस प्रोसेस में ये जो हमारे से गलतियां हो रही हैं मानव से, है ना। तो गलती करने के लिए इमेजिनेशन पावर नहीं है। तो फिर इमेजिनेशन पावर क्यों है? तो एक समझने का सुख है, क्योंकि माने हर एक, जैसे हम ये कहें कि भाई मटेरियल, जैसे चांद है ना, चांद पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पानी क्यों आना है ना, या क्यों आएगा किसी प्रोसेस में, या उस पर पेड़ पौधे क्यों आएंगे? तो ये पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन का प्रोसेस है एग्जिस्टेंस में, है ना। हर इकाई से जो नेक्स्ट नेक्स्ट इकाई, और उसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है। माने कभी आप सोचो, एक गुलाब के पौधे को देखो और फिर गुलाब को देखो, एक कल्पना करना मुश्किल है कि यार इसी मिट्टी पत्थर से गुलाब बन गया क्या, है ना। आम बन गया उसी मिट्टी पत्थर पानी से। तो एकदम अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो ये चेंजेस हैं नेचर में। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में एक अलग टाइप की वैरायटी है जिसमें कि इमेजिनेशन पावर है। सी ये सवाल अभी भी वही है जो हाँ प्रकाश बिल्कुल भाई ने सही। पूछा था, हम्म। कि अगर सब कुछ संतुलन में रहना ही था करेक्ट। और रहना ही है, तो मैं समझ गया कि भाई मतलब जो गिरते हैं वो मतलब वो चलना सीखते हैं और गिरते हैं, चलने के लिए। लेकिन बिल्कुल। चलने के लिए ही होता है। करेक्ट। लेकिन तो फिर ऐसे ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो हाँ। इमेजिनेशन आया एज ए पार्ट राइट। ऑफ इवोल्यूशन, राइट, इवोल्यूशन इमेजिनेशन में आया और ही फ्रीडम चॉइस आई। मतलब, हाँ, तो वो लेकिन उसका पर्पस क्या है, क्यों आया? हाँ वही, अब क्योंकि ये ये बहुत आया बढ़िया है। तो ये असंतुलन पैदा हुआ। अगर नहीं आया वही। होता, जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल बाकी मतलब सारे एनिमल की तरह ह्यूमन हम बीइंग्स भी एक भी, एनिमल वैरायटी होते। हाँ, होते और संतुलन बना रहता। तो बिल्कुल। अगर कुछ आया है, मतलब कुछ ऐसा नया आया कि जिससे मैं समझ गया कि ये बाई प्रोडक्ट है, असंतुलन जो हमने क्रिएट किया है वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन तो एक्चुअल प्रोसेस क्या था, मतलब क्यों आया हमारे पास वो इमेजिनेशन के, उसका एंड गोल क्या है? हाँ, अभी अभी अपने को क्या, बहुत बढ़िया। मतलब अभी अपन हम को रास्ता भटक गए हैं तो सही रास्ता है कौन सा? हाँ भाई, भटके भी नहीं है, देखिए बहुत बढ़िया, भटक गए ऐसा नहीं है, प्रोसेस में है। जैसे बच्चे का गिरना भटकना नहीं है, चलते चलना सीखने में, या जैसे बोलते समय उसको समय लगता है बोलने में, लिखने में एक समय लगता है, खाना बनाने में समय लगता है, ड्राइविंग सीखते हैं तो उसमें एक समय लगता है ना। उस समय उससे कुछ गलतियां होती हैं। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अब आप ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, पावर, आपका फंडामेंटल सवाल ये नहीं है कि ये गलती कर रहा है, ये सवाल नहीं है, ये तो प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि वो सही करना सीखेगा ही इवेंचुअली। क्यों सीखेगा? क्योंकि गलती से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो स्वीकार नहीं होते। जैसे मैं अपने बच्चे को डांट देता हूँ, है ना, हमारे में जो जैसे गुस्सा, आप जैसे बहुत मजेदार सवाल आप पूछ रहे हैं, यदि इसको ऐसे देखें तो क्या लगता है कितने परसेंट लोगों को गुस्सा आता होगा? ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑलमोस्ट ऑल। 99.99। भैया, तो क्या हम ये कह सकते हैं गुस्सा करना मानवीय स्वभाव है, क्योंकि हर मानव को आता है? यस। जबकि ऐसा नहीं है। स्वभाव किसको कह रहे हैं? जो उसको स्वीकृत है। किसी भी मानव को गुस्सा स्वीकृत नहीं है। तो क्रोध मानव का स्वभाव नहीं कह रहे हैं, है ना। टू बी पीसफुल स्वभाव है। क्यों? स्वभाव किसको कहते हैं? जो स्वीकृत भाव है, जिसमें वो इकाई लगातार रह सकती है। हम क्रोध में लगातार रह ही नहीं पाते। इसलिए सबको क्रोध आते हुए भी इट्स ए ट्रांजिशनल स्टेज, जिससे वो मुक्त होना चाहता है। यदि मानव का स्वभाव क्रोध करना होता तो हम बोलते वाओ, पूरा 24 घंटे क्रोध करना है आज। लेकिन किसी से भी पूछो, गुस्सा करता है, हाँ भैया गुस्सा आ जाता है, और मैं इससे निकलना चाहता हूँ, है ना। तो ये पकड़ में आया कि ये स्वभाव नहीं है। तो गलती करना, गलतियां हो रही हैं, गलती करना कोई मानव नहीं चाहता। कोई पति पत्नी नहीं चाहते कि आज सुबह उठ के झगड़ा करेंगे। पिताजी और बच्चा नहीं चाहता कि हम आपस में झगड़ेंगे, है ना। ये हो जा रहा है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग।
जो और दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन आपका है कि भाई हमारे में इमेजिनेशन पावर ही क्यों आया, है ना, हम एक तरह के जानवर ही क्यों नहीं रहे। हम एक और पीछे जा सकते हैं कि जानवर ही क्यों आए, हम प्लांट ही रह जाता धरती पर। और पीछे जा सकते हैं कि भाई प्लांट्स ही क्यों हुए, मटेरियल ही रह जाता। तो एक एवोल्यूशन की जर्नी है। अभी अपने को ये समझना कि अभी ऐसा क्यों हुआ की जगह ऐसा है, उसको पहचानना होगा एग्जिस्टेंस। सो देयर इज ए फोर्थ वेराइटी। अजय भैया, मैं वो हाँ मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसा है। जी। और मतलब हमें वो नहीं करना है कि हम पीछे चले जाए एंड ऑल दैट, ऐसा है लेकिन क्यों है। राइट। हाँ वही क्यों है, मतलब ये। मतलब हमें कहाँ पहुंच, मतलब जैसे अगर हम भटके नहीं होते या हम जी गलतियां नहीं करते या जो भी है, मतलब एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो को एग्जिस्टेंस है, तो जी। उसमें एक आइडियल वर्ल्ड में हम कैसे होने चाहिए। हाँ उसी में तो आ रहे हैं अभी अपन। अब हाँ। मजेदार चीज है देखो, हमसे हमसे जो ये डिसहार्मोनी पैदा हुई, ये हमें स्वीकार नहीं हो रही। पॉल्यूशन किसी को भी स्वीकार नहीं है ना। झगड़ा, परस्परता में मनमुटाव, द्वेष, जैसे सभी को, है ना, द्वेष हो जाता है, लेकिन द्वेष स्वीकार नहीं है। तो अब कैसा होना चाहिए? तो बहुत मजेदार चीज है, हर मानव में सुख की चाहत निरंतर बनी हुई है। सुख को यदि दूसरे ढंग से डिफाइन करें तो इंटरनल हार्मोनी और एक्सटर्नल हार्मोनी की चाहत बनी हुई है। तो कैसा होना चाहिए? तो हमें हार्मोनी में होना चाहिए, है ना, क्योंकि हार्मोनी मुझे स्वीकार है। आपके साथ हार्मोनी, मेरे अंदर विचारों में हार्मोनी, मेरी पत्नी के साथ, भाई के साथ, मित्रों के साथ, है ना, प्रकृति के साथ, ये हाथ। तो अब उस हार्मोनी के सिद्धांतों को मानव पहचान सकता है। क्योंकि क्यों पहचान पा रहा है? क्योंकि उसमें इमेजिनेशन पावर है, उसमें देखने की ताकत है, समझने की ताकत है। तो हम समझ ले रहे हैं। जैसे पहले किसी समय मानव को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ा, गाय को नहीं समझना पड़ा। तो हमको कौन सा भोजन लगेगा, रहने का डिजाइन क्या होगा, क्यों हम कर पाए इस तरह के घर? क्योंकि हमारे में इमेजिनेशन पावर था, तो हम अपने डिजाइन को बदल पाए। अब धीरे धीरे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी सुविधाओं से अकेले हम जो चाहते हैं सुखी होना, वो पूरा नहीं पड़ रहा है। तो हम ये भी समझ जाएंगे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो आप ये क्या चाहिए, क्या फाइनली? तो हार्मोनी, परस्परता में हार्मोनी, क्योंकि पूरे एग्जिस्टेंस में सारी अवस्थाओं में हार्मोनी। इसको भी कौन देख रहा है? ह्यूमन बीइंग ही देख रहा है। एक घोड़े को नहीं पता है ना, हाथी को नहीं पता है, शेर को नहीं पता है, बंदर को नहीं समझ में आता हारमोनी में। वो बाई डिफॉल्ट हारमोनी में है। मानव चूंकि उसमें कल्पनाशीलता है और उस वो भी हारमोनी में जीना चाहता है, ये बाई डिफॉल्ट है, सुखपूर्वक जीना चाहता है, सुख शांति पूर्वक। ये उसमें मैनिफेस्ट होगा, हम वहां पहुंचेंगे। नहीं लेकिन जैसे मतलब अपने अगर इसी थियोरी को कोई और, मतलब हिंदुइज्म, मैं मानता नहीं हूँ इज्म में, लेकिन जो एक फिलॉसफी है हिंदू फिलॉसफी, तो उसमें तो ये बोला गया है कि भाई मानव इसलिए मतलब मानव जाति पैदा हुई कि आत्मा को मोक्ष मिले। तो वो एंड गोल वहां क्लियरली डिफाइंड है कि मोक्ष। और ऐसा भी बोला गया है कि भाई बाकी सारे जीव है और जो है वो रीबर्थ होता है, और बेस्ड ऑन कर्मा वो रीबर्थ कौन सी योनि में और कौन से मतलब क्या बनोगे आप नेक्स्ट बर्थ में, वो डिसाइड होता है। और वो जो मतलब आपका रीबर्थ का साइकिल जो है, इस धरती पे आके बार बार जीवन के अलग अलग स्वरूप में आना, उसको अगर बंद करना है तो आपको मानव स्वरूप में आना पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तो आपका ये रीबर्थ का साइकिल बंद हो जाएगा। हम्म। तो वहां पे मतलब एकदम क्लियरली डिफाइंड है कि भाई मानव का क्यों मानव बनना जरूरी है या मानव क्यों बना। क्योंकि वो एक ही ऐसा मतलब स्पीसीज है जिसके पास में इमेजिनेशन पावर जिसको हम बोलते हैं वो है, मतलब करेक्ट। मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता है उसके पास। जब तक ये नहीं करेगा तब तक वो जीव को बार बार अलग अलग फॉर्म में आना पड़ेगा। बहुत तो बढ़िया। हमारा मतलब जो जीवन विद्या इसके लिए क्या बोलता है कि मतलब जो आपने सब बोल दिया लेकिन आपने वो नहीं बोला कि एंड गोल क्या है और क्यों ऐसा हाँ मतलब। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए,
अपन इजम से हटके ये जो दर्शन क्या कह रहे हैं कि हमें इजम पे नहीं बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, है ना। तो हम बट हमने ही तो सुन रखा है मोक्ष की बात, है ना, तो हमारे सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है। अब अपन समझते हैं हम और आप क्या चाहते हैं। जैसे मोक्ष हम डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं चाहता क्या हूं, आप क्या चाहते हो, इसको अपने को जांचना है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मेरे आसपास के लोग, माता पिता क्या चाहते हैं, भाई बहन क्या चाहते हैं, हमारे दो देश आपस में क्या चाहते हैं, या मानव जाति एज ए होल क्या चाहता है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, कि भाई क्या क्या है एंड गोल, क्या बहुत चाहते हैं बढ़िया। हम। बिल्कुल, तो देखिए मैं बिल्कुल सिंपल, अभी अपन सिंपल भाषा में रखेंगे तो हम सब सुख शांति चाहते हैं। चार लेवल है, मानव चार लेवल पर जी रहा है अपने आप में। व्यक्ति के रूप में मैं सुखी होना चाहता हूँ, कन्फ्लिक्ट से फ्री होना चाहता हूँ, है ना। उसी को व्यक्ति के रूप में मैं, मेरे पास ऐसा कोई सवाल ना रहे जिसके उत्तर मेरे पास ना हो। जैसे अभी आप क्यों सवाल पूछ रहे हो, है ना, कि भाई क्या सही है, ये मोक्ष वाला, मोक्ष है क्या, है ना, कल्पनाशीलता क्यों है। ये जो सवालों के उत्तर है ये मुझे चाहिए, यदि आप रूट में देखोगे तो, है ना। तो एक तो हो गया, आप जो प्रश्न मुक्ति हमें चाहिए, एक ऐसी स्टेट में चाहता हूं जिसमें मेरे पास सभी सवालों के उत्तर हो। ये ठीक लगता है। क्या हम सवालों के साथ जीना चाहते हैं या हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हो इसके साथ जीना चाहते हैं। क्या लगता है महिपाल भाई, व्यक्ति के रूप में आप कैसा जीना चाहते तो नहीं, लेकिन अगर सवाल तो हम ही खड़े किए ना, जब से हमारे पास इमेजिनेशन आया, अगर वो नहीं होता तो सवाल ही नहीं खड़े होते। हैं। ओ बहुत बढ़िया, शानदार, ये हुई बात। हमें लग रहा है कि हमारे हमने हमने सवाल खड़े किए, सवाल हमारे जीने से खड़े हो रहे हैं। ये पकड़ में आ रहा है अंतर। हमें लग नहीं, रहा तो है कि मैं मतलब मैं अभी भी वहीं अटका हूँ कि हमारे पास ये सब मैं मतलब उसके बाद तो मैं सब समझ रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो, एक बार भाई बुद्धि आ गई तो फिर तो हाँ, मतलब हमारे जीने से ही सवाल खड़े होते हैं, वो आप जैसे भी बोलो कि हमने किए या। लेकिन मैं तो अटका वही हूँ कि वो बुद्धि आई क्यों। हाँ, वो आई क्यों पे मत जाइए, आ गई है, अब यहां से शुरू करना पड़ेगा। सी, हम ये कह रहे हैं कि, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम एक एक ये पूछना चाहते हैं, पेड़ क्यों बना, एनिमल नहीं, क्यों आया। पेड़ की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी बात कर रहा हूँ हाँ कि अरे, ये जो मतलब ये बाकी हम खुद बोल रहे हैं कि हम एक ही ऐसे स्पीसीज है जिसमें इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन, और फिर वो पूरा अलग अलग लेयर्स जो डेवलप हुई कि मन और चित्त और वृत्ति और बुद्धि और आत्मा, तो वो सब हमारे अंदर है, बाकी लोगों के पास में शायद नहीं है, बाकी स्पीसीज के पास में। तो ऐसा क्यों, लेकिन मतलब ऐसा क्यों हुआ, अगर मतलब प्रकृति ने खुद ऐसा चूज किया और प्रकृति ने ही ये हमें बनाया है फॉर एग्जाम्पल, या तो ऐसा ऐसा क्यों बनाया, उसका क्या पर्पस था। दो, तो अपन करेंगे उसको। मैं पहले इतना समझ लें कि अभी तो हम आ गए हैं, हम्म। है ना। तो इसलिए, क्योंकि वो तो करेंगे ही, अपन 7 दिन में करते ही हैं, बट अभी जितना बैकग्राउंड तैयार हुआ मैं वहां से पकड़ना चाहता हूँ, व्यवहारिक, है ना। नहीं, कि भाई मतलब वो अब अगर जैसे अपन जैसे हाँ उसकी जी चर्चा भैया, करेंगे ही, चलिए नेचुरली उसको साइड में छोड़ते हैं और मान हाँ लेते अभी हैं कि अभी हाँ, हाँ, हम 1 मिनट के लिए हम वहां, मानव है और अभी यहाँ पहुंच गए। ये फिर यहां से मैं फिर शुरू ठीक है, करना फिर चाहता हाँ, हूँ, फिर अभी ठीक फिलहाल है। तो, है ना। अभी हाँ। क्योंकि उस पे तो आएंगे ही, वो उस चर्चा में, चूंकि अभी वो बैकग्राउंड अपन ने तय नहीं, मतलब उसको बात नहीं की है, तो उसको करेंगे ही। बट अभी तो ये कर रहे हैं कि यार हम तो पैदा तो हो गए हैं, है ना। अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं माँ बन गई हूँ, मैं पिता बन गया हूँ, मैं दोस्तों के साथ जीता हूँ। और और ये जो युद्ध होता है तो मुझे स्वीकार नहीं होता है, ये आपस में झगड़ा होता है मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे गुस्सा आ जाता है ये स्वीकार नहीं है। तो प्रैक्टिकली मेरे लिए मोक्ष क्या है उसकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि यार मैं कैसे, और मैं हारमोनी में जीना चाहता हूँ, कन्फ्लिक्ट मुझे स्वीकार नहीं। तो अभी अपन उस पर करेंगे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अभी मैं हूं, इसको तो मैं नकार नहीं सकता हूँ, मैं आ गया हूं यार धरती पर, है ना। और इसको कैसे, इस तो अभी हमारे लिए व्यवहारिक रूप में जो मोक्ष मुक्ति है, मोक्ष है, वो है व्यक्ति में इन समस्याओं से मुक्त हो जाना,
कन्फ्लिक्ट से मुक्त हो जाना। परिवार के रूप में मैं चाहता हूं कि यार हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए मेरी, है ना। मुझे शरीर को बनाए रखने के लिए, जो पिछली बार सोम भाई ने रखा था कि भाई मेरी मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो रोटी कपड़ा और मकान, बट ये मेरी मूलभूत नहीं है आवश्यकता, ये मेरे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि मेरी मूलभूत आवश्यकता होती तो रोटी कपड़ा मकान के बाद मुझे तृप्ति हो जानी चाहिए थी, मैं खुश हो जाना चाहिए था, मुझे कोई और सवाल पैदा नहीं होना चाहिए था। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि सर्वाइवल फॉर ह्यूमन बीइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन, नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, है ना, जो कि एनिमल्स में सफिशिएंट भी है। अब पहला जो सवाल है कि ऐसा क्यों है, उस पर अपन बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा है, अभी तो मैं हूं और इस ऑर्डर के साथ ये सब ये जुड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ। तो अब वो हैप्पीनेस के लिए और सर्वाइवल हमने मैनेज कर लिया। अब ये जो हमारे संबंधों में गड़बड़ है, मेरे को जो गुस्सा आ जाता है ना, द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, हमारे अपनों के साथ ही नहीं जी पाते हैं, इसके रूट में क्या प्रॉब्लम है उसकी अपन चर्चा करेंगे और उससे कैसे मुक्त हो। तो अभी अपन मोक्ष को डिफाइन कर रहे हैं, व्यवहारिक मोक्ष, कि मेरे में सोल्यूशंस आ जाए, मेरे साथ संबंधों में जीना बन जाए, इस मिट्टी पत्थर हवा पानी पेड़ पौधे इनके साथ में संतुलन को बिठा पाऊं, है ना। और एक जिसको अभी सभी लोग यूएन वगैरह सभी बोल रहे हैं, पूरी मानव जाति यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, माने हमारी आवश्यकता भी पूरी हो और प्रकृति में असंतुलन भी ना हो। इस स्टेट को पा जाने को मैं कह रहा हूं कि सभी ऐसा जी सके, ऐसा एक समाज बना पाए, इसको हम कह रहे हैं कि ये है मोक्ष। तो दर्शन ये कह रहा है ये जो भ्रम है, भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। ये जो मेरे सवाल हैं और ये जो जीना नहीं आता है, इसका मैनिफेस्टेशन मैं हमेशा सुख शांति संतोष और आनंद के साथ जी पाऊं, उस स्टेट को मैं पाना चाहता हूँ। ये उसको कैसे पाया जाए, है ना, ये अब ये पूरा डिजाइन है अभी, गिवन दैट ह्यूमन बीइंग इज ऑलरेडी इज ऑन द प्लेनेट एंड इट्स वेराइटी ऑफ इट दिस काइंड एंड नाउ हाउ इट शुड स्टार्ट लिविंग, हाँ हाँ। है ना। अभी क्यों हुई ऐसी वेराइटी, इस पे चर्चा करेंगे 100%, वो तो है ही मेजर, वो जब तात्विक डिटेलिंग करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको मैं पार्क कर देता हूँ। हाँ अभी उसको और अपन पार कर हाँ लेते हैं फॉर द टाइम। हाँ। और एक बार जब तक, है ना, शिखा बहन सैल सिंह और सेनानी भाई के इस इतनी चर्चा में कुछ क्वेश्चन बना हो तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी शिखा जी। बाय डिफॉल्ट आप शायद म्यूट पे है, तो अगर कोई बोल रहा है हाँ तो हाँ अनम्यूट बोल, करके, बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ, नमस्कार सबको। नमस्कार। मैं अभी सुन ही रही थी जो उनका क्वेश्चन है कि मोक्ष वाला, वो जी बेसिकली मैं अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफी अ, जगह पर ज्ञान पाने की कोशिश करी है, मतलब समझने की कोशिश करी है, पर शायद मुझे कभी कुछ समझ ही नहीं आया। तो वापस आ जाती हूँ कि हाँ ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है। अगर ये सारी चीजें ऐसी ही चलनी है तो ऐसी ही चलनी है, तो फिर मानव जाति को ही ब्लेम देने का क्या फायदा। अगर हमें बनाया गया है, हमारे को बुद्धि दी गई है, तो ठीक है, हमने उसका दुरुपयोग करा या उपयोग करा, वो सबका अपना अपना लेना देना है। किसी को ऐसा लगता है कि बिगाड़ दिया, पर बिगाड़ने के साथ साथ शायद हमने बहुत सारी चीजें ठीक भी करी हैं। हाँ, ठीक करी है डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, क्रिएट हुई हैं। तो उन सबको एक साथ लेकर आना और इस बात को समझना कि हम गलत कर रहे थे और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे थे, वो एक समझाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। शायद सभी जने उसी को समझाने में लगे हुए हैं, पर किसी को वो चीज समझ नहीं आ रही है। और इतना इजी भी नहीं है। सुनकर, जब भी हम किसी जगह जाते हैं तो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बात तो समझनी चाहिए। लेकिन कितनों में? अगर मैं इतनी जगह जाकर बाद में खुद भटक सकती हूँ, तो जो नहीं जा रहे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, हम एक एज पर पहुंच गए हैं, तो शायद हमें लगता है कि इन सब चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि हमारा एंड नजदीक है, हम जल्दी चले जाएंगे इस दुनिया से। तो हमें इन सब चीजों में आना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए। पर जब हम यंग थे तो हमारी ये कोई जिज्ञासा नहीं थी कि हमें ये पूछें। तब हमारी बस एक ही थी कि हाँ हमने कमाना है,
हमने घर चलाना है और कमाना भी उसको ज्यादा मिला हुआ है, तो मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकती? तो ये क्वेश्चंस हमारे उस टाइम में आते ही नहीं थे, और जो आजकल के बच्चों के भी दिमाग में नहीं आते। अगर हम अपने ही घर की बात करें तो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट बच्चे ये सुनना चाहते हैं। वो कहते ठीक है, आपका टाइम है ना, आप जाओ, आप पढ़ लो, आप समझ लो। हम कुछ बोलते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, बता दिया, तो मना नहीं करते, बट कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस दिशा में नहीं जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी स्पिरिचुअलिटी या जिज्ञासा ये सब एक एज के बाद ही आती है, और हम उसके बाद ही समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता, रियली पूछे तो। क्योंकि अब मैं ओशो में भी गई हूँ, मैं वो शिवानी वाले शिविर में भी गई हूँ। शिविर में क्या, उनके साथ तो शिवानी से नहीं तो काफी लोगों से साल भर तक नैरोबी रहते थे, तो एवरी वीक जाते थे उससे समझने के लिए। बहुत तो बढ़िया, एक साल ब्रह्म भर कुमारी। तक गए, फिर उसके बाद वापस छोड़ दिया कि हम्म। नहीं, जो चल रहा है वही ठीक है, छोड़ो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो दैट इज द कंफ्यूजन है, तो इसलिए शायद मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि मेरे को क्या पूछना है, क्योंकि मुझे पूछने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए बस मैं अभी सुन ही रही थी कि कहाँ मैं, कंफ्यूजन मेरी दूर होती है या नहीं होती, वो थोड़ा टाइम के बाद ही लगता है मुझे पता चलेगा। बहुत बढ़िया, नहीं तो आपने बहुत ही अच्छे से रखा है ना। मैं पैराफ्रेज करके देखता हूँ कि मैं आपकी बात को समझ पाया कि नहीं। तो एक तो ये कि ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ, बिल्कुल जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बेड पर ही सुसु पॉटी करता है ना, और माँ उसको साफ करती है। तो क्या हम उसको ब्लेम करते हैं? नहीं करते हैं। कुछ समय के बाद वो सीख जाता है ना। हम उसको बताते हैं कहाँ पर करना चाहिए सुसु पॉटी। जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, उसको पता ही नहीं लगता कि क्यों भूख लग रही है, या मतलब भूख लग रही है, मुझे ये नहीं पता लगता है। हम खाना खिलाते हैं, अब वो जैसे बड़ा हो जाता है अब रोता नहीं है। कल्पना करो कि एक 20 साल का आदमी रोना, भूख लगे और रोने लगे, प्यास लगी तो रोने लगे, है ना। तो हमें लगता है यार ये तो ठीक नहीं है। तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये पूरी मानव जाति जो है इस प्लेनेट पर बहुत ही छोट, माने वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ लर्निंग। ऐसे ही अपन उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि कोई जानबूझ के गलती नहीं कर रहा है ना। भ्रम बस, ना समझी बस गलतियां हो रही हैं। अब अपन बात करें प्रेजेंट स्टेट की, है ना। अब आपने जैसे कहा कि अब जो समस्याएं हैं, जैसे बच्चे, हम उस समय ये सवाल नहीं पूछ रहे थे, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना। कुछ लोगों को ये सवाल माने अर्ली आ जाता है, कुछ लोगों को बाद में आता है। बट हम सब सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं रहता है। तो जो बच्चों में क्या होता है कि जब बच्चों का टेक केयर पेरेंट्स करते रहते हैं, उनकी सारी नीड्स को पूरा करते रहते हैं, तो बच्चे खुश रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अब उनकी नीड, है ना, एक मेजर नीड उनकी हो जाती है, उनकी क्वेस्ट, है ना, उनके सवाल है। दूसरा, वो अन्याय देखते हैं कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उसका उतना नहीं मिलता है जितना जो दूसरा कम मेहनत करता है उसको मिल जाता है ना। तो उसको अब ये जो सिस्टम्स हमने खड़े किए उसके प्रति उसको क्वेश्चन क्वेश्चन शुरू होना शुरू होते हैं, है ना। फिर परस्परता में उसके क्वेश्चन होते हैं, कंपेयर करता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ से उसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि यदि हम जन्म से देखेंगे तो जन्म से बच्चे में तीन क्वालिटी पाई जा रही हैं। एक बच्चा जन्म से न्याय का याचक है ना, वो अन्याय नहीं चाहता। जैसे बहुत मोटा उदाहरण दें तो आप, कई बार हम लोग बर्थडे पार्टी करते हैं, 4-5 साल का बच्चा है, हमने बर्थडे पार्टी की, उसने अपने 5-7 दोस्तों को बुलाया जिनका उसके स्कूल में जाना है या उसके कजिन्स हैं। अब हम यदि सभी बच्चों को टॉफी दें, मान लो, है ना, सबको 4-4 टॉफी दें और एक बच्चे को 2 टॉफी दें, तो बोलेगी आंटी आंटी, है ना, आपने गलत किया, है ना, मुझे आपने तो 2 ही दी। तो वो क्या समझ रहा है, न्याय। न्याय किसको मान रहा है कि वस्तु सबको यदि 4 मिली तो मुझे भी 4 मिली, हाँ सबको 2 देती है उसको भी 2 देती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। सो वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि यार इस सबको बराबर मिलना चाहिए, तो उसको लगता है गलती हो गई।
है ना, आंटी से गलती हो गई, ये मुझे भी 4 मिलनी चाहिए, उसी को वो न्याय मान रहा है। लेकिन ऐसा भी देखा गया अधिकांश बच्चों में कि यदि आप सबको 4 दें और किसी एक बच्चे को 8 दे दें, तो वो बहुत कम बच्चे हैं जो बांटेंगे कि अरे मुझे गलती से शायद ज्यादा मिल गई, तुम लोग ले लो एक 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 एक, है ना, तो अपन 5 5 5 कर लेते हैं। तो न्याय प्रदायी क्षमता नहीं है उसमें, न्याय का याचक है वो, इसको इवॉल्व करना पड़ता है उसमें, है ना। ऐसे ही सभी बच्चे जन्म से ही जैसे बड़े होते हैं वो सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक होते हैं, माने वो सही क्या है गलत क्या है इसको पहचानना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, है ना। हमें अब हम उनको सही गलत नहीं बता पाते हैं, तो हम अपनी मान्यताएं उनको हम बताते हैं, इसलिए वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं तो आप नॉर्मली पाएंगे कि बच्चे भी, दादाजी करते हैं या मम्मी करती है तो वो छोटा बच्चा साथ में बैठ जाएगा, वो भी घंटी बजाएगा। या हम जिस तरह से रोज का दी हमारा रूटीन है वॉक करने का, तो हमारे साथ वॉक करने चलेगा। या हम कोई प्रेयर करते हैं तो प्रेयर को दोहराएगा। तो बच्चों में एक एक स्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं अनुसरण करने की प्रवृत्ति, जो हम लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हो तो उसको फॉलो करता है ना। गांव में पहले बोलते थे कि यदि हम इस तरह से हाथ पैर वो इकट्ठ कर रहे हैं चल रहे हैं तो हम लगता है अच्छा अच्छा इसका लड़का होगा, क्योंकि पिताजी भी वैसे चलते हैं, पीछे हाथ करके चल रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीजें हम उसकी चाल से, है ना, उससे हम पता लगा लेते हैं। तो एक तो ये पता चला, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के फिर सवाल पूछता है, पापा हम ऐसा क्यों करते हैं, मम्मी हम पूजा क्यों करते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं। हमें लगता है एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हमारा विरोध करने के लिए नहीं, वो समझना चाहता है कि इस ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे कि जब आप नहीं भी हो तब भी वो इसको कर सके। इसको हम लोग कह रहे हैं कि, है ना, अनुकरण की स्थिति है, जहां वो क्वेश्चन करके समझना चाहता है, और यदि उसको समझ में ठीक ठीक आंसर तर्क संगत उत्तर मिलता है तो वो फॉलो करने लगता है। तो एक एक प्रक्रिया है, तो गलती नहीं हुई है। तो जब तक उसकी हैप्पीनेस सुनिश्चित रहती है स्कूल में, हमारे बीच में, तब तक वो चलता रहता है। लेकिन जब वो अन्याय देखता है, सही गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, हमारे घर की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, हमारे खाने की तरीके हैं और पड़ोस के कुछ तरीके हैं, स्कूल में और बच्चे आ रहे हैं उनके कुछ और तरीके हैं, तब उसको सवाल, और हम बोलते नहीं बेटा ये ठीक नहीं है ना। तो जैसे हम मान लो वेजिटेरियन है, हम बोलते नहीं बेटा ये नॉन वेज ठीक नहीं। अब उसका सवाल खड़ा होता है, भाई इसमें क्या गलती है, मेरे दोस्त तो ला रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उसके जो हम आसपास देख रहे हैं उसमें वो सही और गलत को पहचानना चाहता है, सही क्या है गलत क्या है ना। तो अब हमें सही और गलत की पहचान नहीं है, तो यहां से उसका दुख शुरू होता है। तो क्यों, क्योंकि मानव हर समय अपने साथ न्याय चाहता है, सही कार्य और व्यवहार चाहता है, और फाइनली वो समझना चाहता है कि ये सब क्यों है ना, ऐसा ही क्यों है चीजें। जो अभी महिपाल भाई पूछ रहे थे कि भाई मानव में ऐसा क्यों आ गया, उसका ही सवाल है। फिर हम आए क्यों हैं इस धरती पर। जैसे कल मैं शेयर कर रहा था कि भाई मुझे लगा यार इतना ही जिंदगी है क्या, कि हम आए, बच्चों को बड़ा किया और फिर हमारे में ये झगड़े हो गए और इस धरती को हमने पॉल्यूट कर दिया और हम निकल ली, जबकि हम अपने बच्चों को कुछ बेहतर देना चाहते। तो ये जो सारे सवाल हैं, यहाँ इसी को कह रहे हैं कि हमारे में, है ना, अशांति, विचारों में अशांति पैदा होती है। तो क्या इनके उत्तर हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि सुखी तो हम होना चाहते हैं, और एक मेजर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारी इंद्रिय है। अच्छा खाना खाना, अच्छे, है ना, कपड़े पहनना, अच्छा घर, एसी, है ना, ये सब चाहिए हमें। साथ में हमें अच्छा व्यवहार भी चाहिए, संबंध भी अच्छे चाहिए। और उसमें गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, सब लोग एक तरह का जीना शुरू करते हैं तो पता लगा धरती पर इस तरह की लाइफ स्टाइल को सस्टेन करना मुश्किल है, तो अब क्या किया जाए। तो ये सारे सवाल मानव में बने हुए हैं कि हम कैसे जी पाए। इन सवालों के उत्तर हमें चाहिए। एक समय के बाद जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे हमें ये लगता है इनके उत्तर ही नहीं है ना, नथिंग इज पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता है ये तो। यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि उत्तर तो फिर भी ढूंढता ही आदमी, और उत्तर हैं उनको समझा जा सकता है, सही गलत को समझा जा सकता है, जीने के डिजाइन ऐसे बनाए जा सकते हैं, है ना, और वो समझ करके बनते हैं। ये इतनी बात कही जा रही है। पता नहीं मैं, मेरी बात शिखा जी तक पहुंची कि नहीं, बताइए। शिखा बहन।
हाँ जी। हाँ जी। आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अरे कल हाँ काफी हाँ, अच्छी आ अभी रही थी। ओके, अभी ठीक है। थोड़ी कम की तरफ ही है, जबकि कम है, मेरा तो फुल एक है। मिनट, एक, हाँ हाँ, मैं अभी इसको बढ़ा देता हूँ। अभी अभी ठीक आ रही है क्या? वैसी ही आ रही है। अरे हाँ हाँ, बाकी अ, सेनानी भाई, आपको ठीक आ रही है क्या? नेटवर्क का इशू है कैसे? या महिपाल भाई? हाँ जी आवाज तो भाई, सही है। आपने क्या भैया। पूछा? सॉरी, मैंने सुना नहीं। आपने क्या पूछा लास्ट में मुझसे? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैंने जो बताया आपको कुछ स्पष्ट, मतलब बात आप तक पहुंच पाई या? नहीं, वो वाली बात आपकी ठीक है। जी। ये वही चीज है, जैसे मतलब ऑफ कोर्स जो हमारे पास संस्कार आए या हम आगे दे रहे हैं, वो सब जनरेशन एज इट इज ऐसी की ऐसी ही चल रही है, क्योंकि जो देखा है वही समझ रहे हैं, वही कर रहे हैं। बच्चा भी बिल्कुल। होता है तो वो घर में देखता है कि कौन जना क्या कर रहा है और कैसा कर रहा है, तो शुरू में वो वहीं से लेता है, चाहे वो गुस्सा करने की प्रवृत्ति हो, चाहे वो प्यार करने की हो। सब वो वही लेता है जो घर में देखता है। फिर डेफिनेटली वो समाज में जाता है तो समाज से कुछ चीजें सीखता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर सब चीजें ही ठीक डायरेक्शन में रहे तो तो फिर इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि उसको बिल्कुल। ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें खुद से खुद पता होंगी कि ये चीज गलत है मेरे लिए। तो एकदम जिसने भी ठीक है। ये दुनिया बनाई है, जिसने भी हमें बनाया है, हम अभी तक भगवान ही बोलते हैं कि भगवान ने हमें जी बनाया जी है। जी या जी। उन्होंने ही कहा कि एक जाति को जाना चाहिए जो धरती पर थोड़ा दिमाग लगा कर काम कर सकती है। तो हमारे दिमाग लगाने का काम कम और खराब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सब जने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। तो ये बिल्कुल। वाली बुद्धि देनी ही नहीं चाहिए हमें, कि हम ऐसा है। हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज खराब हम्म। है, और क्या चीज हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अवर सेल्स। कि हाँ, हमें सिर्फ पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, फिर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। पर इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इट शुड बी लाइक दिस कि हाँ, मेरा तो भला हो ही जाएगा अगर मैं दूसरे का भला कर रहा हूँ तो। वो वाली बुद्धि ही नहीं होगी तो फिर लोगों में, मुझे लगता है, हार्मोनी की कमी नहीं होगी। बिकॉज हर एक के जना दूसरे के बारे में सोचेगा तो अपना तो सबका ही भला होगा। और वही चीज हम शायद अपने घर में दे पाए, वही चीज बच्चों को दे पाए। पर हम अभी ये नहीं सिखाते बच्चों को कि दूसरों का सोचो। पहले हम यही सोचते हैं कि पहले अपना घर का तो पूरा करो, बाद में तुम देखना कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स का क्या करना है, उसका क्या करना है। अगर उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हारे घर में है या नहीं है, तुम किसी को खुश रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे। सारी जनता को खुश रख लो, लेकिन अपने घर के अंदर तुम्हारी खुशी की वजह से परेशानी हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जैसे आई एम वेरी गुड विद माई फ्रेंड्स इन द सर्कल। हर जना ये कहता है कि भाई शिखा तो बहुत ही अच्छी है, देखो वो अपना घर कैसे चलाती है, सब कुछ कैसे करती है, और सबके साथ कितने प्यार से रहती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन दे देती है। बट दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं सॉल्यूशन देती हूँ, क्योंकि मैं उनके पास बहुत कम समय के लिए जाती हूँ। मे बी 6-7 घंटे, बहुत 8 घंटे। लेकिन अपने घर में तो उससे ज्यादा रहती हूँ। और अपने घर में एक क्या बोलते हैं, मतलब वो मुझे पता है कि ये मेरा घर है, मुझे यहीं से काम चलाना है। अगर मैं हर टाइम अच्छी रहूंगी तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, कोई मुझे सुनना ही नहीं चाहेगा। हर चीजों में कहते हैं हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो कहेंगे सब कुछ ही अच्छा है, और वो उसको टेक इट ग्रांटेड ले लेंगे। तो गलत भी चीजों पर वो मुझे नहीं सुनना चाहेंगे। वो कहेंगे कि बस छोड़ो ना, तुम्हारे को क्या, तुम्हें समझ ही नहीं है इस बात की क्या चीज अच्छी और क्या चीज खराब। तो फिर अपना भी वो अ, एक हॉलोनेस सी आ जाती है, लाइक कि अरे हम दूसरों के लिए इतना अच्छा कर सकते हैं तो अपने घर के लिए क्यों नहीं कर सकते। जबकि करना तो हम पहले अपने घर के लिए अच्छा चाहते हैं, दूसरे तो हमारे लिए बाद में आते हैं। तो वो चीज हम दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने घर के अंदर नहीं हो पा रहा होता है। तो
दूसरे जने 50 जने अच्छाई कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा घर तुम्हें अच्छाई नहीं करेगा, तो उस सब चीजों का कोई मीनिंग नहीं है। नेचर के अंदर तो ये सब चीजें होनी ही चाहिए ना। पहले मेरा घर है, पहले मेरा पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि पहले मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है, तभी मैं। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं होती, शुरुआत होती है, करते भी हो आप बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है नेचर चेंज हो जाती है, नेचर वहीं की वहीं होती है, अपोजिट नहीं है। पर फिर भी कहीं पर भी किसी को भी ये लगता है कि, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि देखते हैं कि बाहर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं, कोई जने उनके अगेंस्ट गलत नहीं बोलेगा, लेकिन घर में उनके घर वालों से पूछो तो कहेंगे अरे कहाँ है अच्छे, बस तुम्ही को लगते होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, वो भी समझ रहे हैं, तो मतलब ये चीज क्यों, ये चीज क्यों? नेचर तो नेचर है ना, तो उसको इट शुड नॉट बी चेंज। तो और चेंज हुई भी नहीं है, पर दूसरों को नहीं समझ में आ रही है कि हाँ ये चेंज हो गई है, या अपनी एग्जिस्टेंस को रखने के लिए चेंज करते हैं, तो कुछ तो है ना। इतनी समझ की भी क्या जरूरत थी फिर हमें? तो आपने देखिए एक बहुत अच्छा सवाल आपने ये रखा है कि हमें बाहर बहुत अच्छा बोल रहे हैं लोग, है ना, घर में उतना अच्छा नहीं बोल रहे हैं। और तीसरा सवाल है कि मुझे अंदर से लगता है कि पता नहीं मैं उतनी अच्छी हूं भी कि नहीं हूं। ये तीन स्टेट हैं। पहला स्टेट, मुझे नहीं स्पष्ट है कि मैं अच्छी हूं कि नहीं, मुझे कैसे घर में चीजों को हैंडल करना है। दूसरा, घर के लोगों पे मैं गुस्सा कर दे रही हूँ, चिड़चिड़ा जा रही हूँ, नहीं, इरिटेट हो रही ऐसा हूँ। नहीं है कि घर में हाँ। लोग नहीं समझते हैं, कोई भी जना हम्म। होता है किसी, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग, तो मुझे पता है कि ये सारी चीजें घर की चीजों के अंदर आई लोगों में। तो वो यही कहते थे कि बाहर तो जाकर इतना अच्छी तरह से रहती है, इतना अच्छी तरह से करती है या करता है, लेकिन हमारे घर में आने के बाद तो वो चीजें नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब है, वो बहुत अच्छी है, काम भी कर रही है, देख भी रही है, समझ भी रही है, लेकिन घर वालों को नहीं समझ में आ रहा। वो चीज दूसरों को समझ में आ रहा है, चेंज उसकी नहीं है, नेचर में चेंज नहीं है उसका, लेकिन घर वालों को समझ में आता है, पर उतना नहीं जितना कि बाहर को प्रेज मिलता है, उतना घर में नहीं। तो मतलब ये नहीं उसकी बात है, आई मीन टू से कि इतनी फिर बुद्धि की जरूरत ही क्या है कि फिर हम जितने भी जने हैं वो प्रिटेंड करने का ही काम कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, तो फिर हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत है? फिर हमें इतनी हाँ। इतनी बुद्धि की भी क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है समाज तो ठीक चल रहा है ना, पहले भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अब प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, तो बुद्धि ने बढ़ाया ही है, कम तो नहीं करा। फिर से इसको पकड़ते हैं बहुत ही, क्योंकि ये एकदम हर घर में हो रहा है। मैं फिर से रखता हूँ, आप बताइए मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ कि नहीं। जैसे मुझे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं बाहर, घर के लोग मुझे उतना अच्छा नहीं बोलते हैं, जबकि व्यक्ति तो मैं वही हूँ, है ना। यही कह रहे हैं ना आप भाई, मैं एक सीईओ हूँ, हजारों लोग मुझे प्रेज करते हैं कि आप बहुत बढ़िया मैनेजर हैं, बहुत अच्छा आपका व्यवहार है। बाहर घर के लोग मुझे उतना अच्छा नहीं मानते हैं। ये यही सवाल है ना, मेनली जो मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि संपर्क और संबंध दो चीजों को पहचानना पड़ेगा। हमारी जो अपेक्षाएं हैं, जैसे बाहर से यदि कोई आता है मेरे घर में, है ना, और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई चाय लेंगे क्या, इतने में वो खुश हो जाता है, यार शिखा बहन ने चाय का तो पूछा। लेकिन मेरा कोई मेहमान आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो केवल चाय का पूछने से उसको वो नहीं है, उसकी अपेक्षा ज्यादा है ना। आपको खाने का भी पूछना है, 3 दिन वो रहेगा उसका भी ध्यान रखना है। तो ये जो हमारी परस्परता में अपेक्षाएं हैं, संबंध में अपेक्षाएं अधिक हैं, है ना, संपर्क में लिमिटेड है। तो दो चीजों को पहचानना पड़ेगा, एक संपर्क है, एक संबंध। इसीलिए हम लोग संपर्क में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, और इसीलिए कई बार लोग क्योंकि घर में उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर विरोध होता है उनका। इसीलिए बहुत सारे लोग जो वर्कोलिक हैं, जो ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं, वो इसलिए भी बिता रहे होते हैं कि उनको लगता है घर जाके तो झंझट ही है ना। इट्स नॉट वेरी, द एनवायरमेंट इज नॉट सच फ्रॉम वेयर यू विल ड्रॉ एनर्जी, है ना। आप में वो खुशहाली नहीं आती, इसलिए लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो ऐसे ही है कि यार ऑफिस में ही ज्यादा काम करते हैं, वहां पे लोग उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, है ना। उनका एक डिलीवरी का
एक मैकेनिज्म है, आप इतना परफॉर्म करते हो तो उसके पूरा उनका जो इंसेंटिव का सिस्टम भी है। तो ये जो दो अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, तो बहुत सारे लोग बाहर बहुत सफल हैं लेकिन घर में उतने सफल नहीं है, नहीं, इसमें जबकि जो व्यक्ति वही है। एक एक हाँ इंटरप्ट करती हूँ, ऐसा जी। नहीं है जो बाहर सफल है वो नेचर के भी बहुत अच्छे हों, ऐसा भी बिल्कुल हाँ नहीं है। हाँ, वो तो मैं आ ही रहा और हूँ वो अब। वर्कहॉलिक है इसलिए कि हाँ चलो, क्योंकि अपने नेचर की वजह से परेशान है, घर में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वर्कहॉलिक है। लेकिन वर्क में एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप मैनेजर हो या आप बॉस हो, तो आप किसी को कुछ कह सकते हो, दूसरा जना नहीं रिवर्ट बैक करेगा, तो वो सफल भी हैं, पर जरूरी नहीं कि वो नेचर के बहुत अच्छे हैं। पर बहुत बढ़िया। कॉन्फ्लिक्ट वहां पर आता है कि जहाँ बंदा नेचर का अच्छा है, एवरीवन नोज, ऐसा नहीं है कि वो सफल है या नहीं है, या घर नहीं जाना चाहता या कुछ, क्योंकि ये काफी चीजें बहुत क्लियर है। लाइक मेरी सिस्टर के साथ ही होता था कि जब वो जाती थी ऑफिस तो सब कहते थे बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। घर में आती थी तो लगता था कि वो, उसके हस्बैंड को लगता था कि हर टाइम तुम बाहर तो खुश रहती हो, घर में तो बिल्कुल खुश नहीं रहती। पर ऐसा नहीं है, नेचर में फर्क नहीं है, तुम्हारी समझ में फर्क है, तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो वहां पर लड़ाई होती ही है। वहां पर सब चीजों में दो चीजें बिल्कुल अलग हैं कि मैं वर्कहॉलिक हूँ तो वर्कहॉलिक ठीक है, क्योंकि मुझे काम करना पसंद है या मुझे घर जाना पसंद नहीं है, घर में चिक चिक होगी, पर मैं वहां सफल हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। एक दूसरा की जो सफल है वहां पर भी और सारी दुनिया में भी है, पर अपने घर में उतना नहीं है जितना कि एक्सपेक्टेशन बाहर से बहुत ज्यादा मिल रही है एंड घर में बहुत कम है। तो ऑटोमेटिकली उसका बाहर का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, घर का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सो दैट इज द ओनली थिंग। बिल्कुल, है ना। तो दोनों केस ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है ना बहुत सफल है बाहर, नेचर का भी अच्छा है। एक व्यक्ति बाहर बहुत सफल है, नेचर उसका उतना अच्छा नहीं है ना, ही इज ए डिक्टेटर। और वहां पर तो आपके कुछ टास्क हैं, टारगेट हैं, गोल्स हैं, हायरार्की है ना। बॉस की बात आपको सुनना ही है, सबऑर्डिनेट नहीं सुनेगा तो उसको उसको निकाल देने का भी ऑप्शन है ना। और वो हायर एंड फायर करता भी है। तो वहां पर देखिए क्या हो रहा है, वहां पर बहुत सारी चीजें बाहर, जिस तरह का हमारा अभी स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें भय और प्रलोभन से चलती हैं, है ना, जिसको मैनेजमेंट कैरेट एंड स्टिक बोलता है। और कभी कभी हम प्यार से बोल भी देते हैं कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तो हम छोटी सी भी एक्सपेक्टेशन से काम चल जा रहा है। तो बाहर जिस तरह की अभी हमने जो डिजाइन बनाई है, संपर्क में हमारी जिस तरह की अपेक्षाएं हैं, उससे हम उतना थोड़ा बहुत भी करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है। मैं अभी अच्छे की बात कर रहा हूँ। और तथाकथित बहुत अच्छे नहीं है तब भी हमें सफलताएं मिल जाती है ना, क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमारे पास एक बॉस होने के नाते जिस तरह के अधिकार हैं, उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट है, बोनसेस हैं, है ना, उसको फॉरेन टूर भेजने के तरीके हैं, उसको ट्रेनिंग पर बहुत सारे हमने डिजाइन बनाए हुए हैं। घर में ये भय और प्रलोभन नहीं चलता है। मैं डराता हूँ, एक लेवल तक डरता है, उसके बाद वो बोलता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। भले ही वहां भी वो कह नहीं पाए, बट जो एक हमको जो वाइब्स आती हैं वहाँ, है ना, जिस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट होता है, उसमें तृप्ति नहीं रहती, मजा नहीं आ रहा है ना। तो अब इसको समझना है, ये जो मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का डिफरेंस है ना। हम यहाँ पर विश्वास चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, परस्परता में एप्री सम्मान रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। वहां पर रिस्पेक्ट कई बार पोजीशन से आ रहा होता है। वही सीईओ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गेल में था और मेरे एक सीईओ थे। वो दिल्ली बैठते थे, मैं सूरत में था, हजीरा गेल का एक प्लांट है। तो सीएमडी थे, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उनका फेयरवेल, माने उनका रिटायरमेंट था। सीआर प्रसाद, अभी जहां तक मुझे ठीक से नाम याद आता है। तो वो आए हजीरा कुछ दिन पहले, बिकॉज ही वॉज गोइंग एट ऑल द प्लांट्स बीइंग सीएमडी। तो रहता ही है कि सारे ऑफिसर से मिले। तो बहुत अच्छा उनका वेलकम हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने जो भी गिफ्ट वगैरह इकट्ठा करके देते हैं फेयरवेल में, उसके बाद हम हमारे गोसाई सर हुआ करते थे उस समय, डीजीएम और इंचार्ज ऑफ दैट प्लांट। तो ऐसे ही हमने उनसे बोला, सर ने, कि आप बाद में भी कुछ दिन बाद विजिट कीजिए हमारे यहाँ। उनको किसी वजह से आना था तो फिर से आए, एक हफ्ते 10 दिन बाद ही। उस समय उनका वो रिस्पेक्ट नहीं रही, क्योंकि ही वॉज नॉट इन पोजीशन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वहां पर हमको पता नहीं चल रहा है
वर्क प्लेस पर कि ये मेरा नेचर का रिस्पेक्ट हो रहा है कि मेरे पद का रिस्पेक्ट हो रहा है ना। घर में एक अलग टाइप की एक्सपेक्टेशंस है। अब बात यह है कि मुझे ऑफिस में भी काम करना है, व्यक्ति मैं वही हूँ, और मुझे घर पर भी काम करना है। तो ये जो अब दो चीजें इसमें बनती हैं, अधिकतर लोग ये बोलते भी है कि अधिकतर जो दुख का कारण है वो एक्सपेक्टेशंस है ना। तो या तो हम एक्सपेक्टेशन मैं भी कम करूं, वो कम करें, या सही एक्सपेक्टेशन और गलत एक्सपेक्टेशंस क्या है इसको पहचानना पड़ेगा। तो ये सारे जो सवाल हैं इनको इसके स्पष्ट उत्तर चाहिए अपने को, क्योंकि घर में जो हमारे में परस्पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, जो झगड़ा हो जा रहा है इतने सारा पढ़ाई करने के बाद और इतनी सफलताओं के बाद वर्क प्लेस पर, इसको कैसे रिजॉल्व करना है ना। ये तो मैं चाहता हूँ ये रिजॉल्व हो। इसको इसके इसके साइंस को समझना पड़ेगा, है ना। उसी को अपन चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये तो हमने केवल 3 दिन की टॉक के बाद अपन बात कर रहे हैं, मैं वो बिल्ड करूंगा। तो पहले तो दो चीजों को समझना है। मैं चलो एक क्वेश्चन पूछ करता हूँ। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं या परिस्थितियां हैं, है ना। जैसे हमें मतलब घर में या बाहर भी, है ना, ऑफिस में भी, हालांकि हमें लग रहा है कि लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि जब वो सीईओ नहीं है तो उतना लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। सो वो मतलब उस व्यक्ति की पहचान का हिस्सा नहीं है, बहुत सारा तो उस पद से आ रहा है ना, उसके पास जो पावर्स आ रही हैं उस पद के साथ। तो अब अपने को ये समझना है कि जो जो ये डिजाइन है, एक्सपेक्टेशंस क्या है ना, एक दूसरे के साथ सही और गलत एक्सपेक्टेशंस क्या है, और उसमें कैसे हार्मोनी को बनाया जा सके, जिससे कि मैं मान लो मैं अच्छा भी हूं तो वहां पर ऑफिस में भी मैं उतना ही अच्छे से जी सकूं, उतना ही अच्छा मेरे परिवार में भी मैं जी सकूं। ये तो हमारी चाहत तो है, ये नीड तो है। कैसे पूरा हो उस पर अपन चर्चा करेंगे, बट पहले नीड को पहचानना। दूसरा जो मैं बड़ा चीज पहचानने की जरूरत है, अभी हमें लगता है कि हमारी समस्याएं आउटसाइड है, माने घर के लोग यदि ठीक हो जाएं तो ठीक, ये अच्छा हो जाएगा, जो कि नो डाउट अच्छा हो ही जाएगा घर के लोग यदि अच्छे हो जाए। लेकिन यहाँ ये कह रहा है, जो कल भी मैंने बात करने की कोशिश की थी, कहीं शायद मेरे में ही कुछ कमी है, मेरी ही समझ में कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं नहीं जी पा रहा हूं, है ना। या यदि मैं एकदम ठीक हूं तो फिर दूसरे लोगों की मैं समझ में कमी है तो उनकी समझ की कमी को मैं कैसा पूरा पूरा कर सकूं। ये दो को पकड़ना पड़ेगा, सेट को। तो पहले तो ये तय हो जाए कि हाँ मैं सही हूं। यदि वो तय हो जाता है और मेरे में स्थिर हो जाता है, दूसरे गलत हैं, तो अब मैं मजेदार चीज बोलता हूँ, है ना। मैं सही हूं और दूसरे गलत हैं, सही आदमी परेशान होना चाहिए कि गलत आदमी, है ना। तो सिद्धांत तो ये कहता है कि भाई जो गलत है वो दुखी होना चाहिए, वो परेशान होना चाहिए। हमारा ऑब्जर्वेशन कई बार ये कहता है कि यार मैं सही हूं और परेशान हूं, और जो गलत है वो ज्यादा सुखी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक सही आदमी को गलत आदमी परेशान करके चला जा रहा है, जबकि सही होने का माने लॉजिकली यदि हम सोचेंगे तो जो सही है उसको सुखी होना चाहिए और जो गलत है उसको परेशान होना चाहिए। तो ये डाइकोटोमी दिखाई दे रही है ना, ये द्वंद दिखाई दे रहा है। इसके जब गहरे में उतर के आएंगे तो पता लगता है मैं ही अपने में सही नहीं हूं, इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ। इस लिंक को हमें पहचानना पड़ेगा। अब मेरे में तो एक सिद्धांत है दर्शन का कि मेरी समझ में कमी ही मेरे एकमात्र दुख का कारण है, अज्ञान ही एकमात्र दुख का कारण है। तो फिर मैं अपने पे काम करूंगा, नहीं तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, परिस्थितियों पे काम कर रहा हूँ। आई एम ब्लेमिंग अदर्स फॉर माई अनहैप्पीनेस, जबकि रूट कॉज में माई ओन नॉट नोइंग द रियलिटी एज इट इज, सच्चाई को ठीक से मैं नहीं समझता हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। इसको अपने को इस पे चर्चा करने की जरूरत है ना। ये यदि पकड़ में आएगा, अभी हमने क्या किया, हमने अपने को तो अच्छा आदमी मान लिया और हमने अपनों को खराब मान करके, और फिर मैं कहता हूँ देखो बच्चे तुम लोगों की वजह से मैं दुखी रहती, तुम समय से उठते नहीं हो, खाना ठीक से खाते नहीं हो, है ना, काम अपना करते नहीं हो, बहुत सारी चीजें हमने ऐसे बना रखी हैं। और हम ये मानते हैं कि दूसरे लोग, परिस्थितियां या दूसरे व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, जबकि सच्चाई कुछ और है। बढ़िया, पता नहीं ये बात पहुंची। सेनानी सिंह जी का भी अनम्यूटेड है, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सुन रहा है। बढ़िया। तो शिखा बहन ये बात आप तक पकड़ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दुख का कारण बाहर की स्थितियां परिस्थितियां नहीं है, कहीं मेरे में ही समझ, पहले केवल एक प्रपोजल के रूप में रख रहा हूँ, है ना। ये बहुत टफ है क्योंकि हम अपने को तो गलत मानते ही नहीं है। नहीं, आपकी बात
बिल्कुल 101% ठीक है। इस बात पे बढ़िया। मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ कि जी। जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो दुखीनेस हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं है। क्योंकि बहुत वो तो बढ़िया। कहकर चला गया, तुम्हें ही, तुम उसी की चर्चा करते रहते हो, सोचते रहते हो, मंथन करते रहते हो। दुखी तुम हो, वो नहीं है। वो बहुत तो बढ़िया। चला गया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें, मतलब उसके बाद भी क्वेश्चंस नहीं खत्म होते। दैट इज द ओनली थिंग नहीं नहीं कि अब, समझ हाँ, नहीं आता। नहीं अब वो अब अपन को अब मजेदार देखिए, दर्शन अभी अपन जब करेंगे 7 दिन मिलेंगे या 3 दिन का भी प्लान कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर। अब अपने को, अब पहले तो देखो, यदि आप यहाँ तक पहुंच गए शिखा बहन, तो यू हैव डन ए मार्वलस थिंग। ये बहुत सारे लोग हमें मानते ही नहीं है कि मैं गलत हूं इसलिए दुखी हूं। मैं तो यही मानता हूं कि मैं एक अच्छा आदमी हूं, और हमने तो डेफिनेशन ऐसी बना रखी है, अच्छे लोग ट्रू। ही दुखी रहते हैं। हम हम्म। तो ये बोलते हैं, मजेदार चीज है, देखो अभी मैं अधिकतर पूछता हूँ लोगों से, लोगों ने तो उल्टा बना रखा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऐसा लोग बोलते हैं, है ना। अच्छा, यदि इग्नोरेंस ब्लिस होती तो अपने बच्चे को नॉलेजेबल क्यों बनाना चाहते हो, है ना। अच्छा, बच्चे को तो हम ब्लिस में ही देखना चाहते हैं, दुखी थोड़ी देखना चाहते हैं। तो अधिकतर लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि भाई समझदार लोग परेशान है कि ना समझ, तो लोग यही बोलते हैं, भैया समझदार लोग परेशान रहते हैं, है ना। अच्छा, हम अपने बच्चे को तो समझदार देखना चाहते हैं। ऐसे ही लोग ये भी बोलते हैं कि भाई गैर जिम्मेदार लोग ज्यादा परेशान है कि गैर जिम्मेदार, तो हम तो यही बोलते हैं जिम्मेदार लोग परेशान है, गैर जिम्मेदार खुश हैं। तो हम अपने बच्चों को गैर जिम्मेदार बनाना चाहते हैं कि जिम्मेदार, तो उनका उत्तर आता नहीं, भैया जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। क्यों? अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं कि सुखी, तो सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदार तो दुखी होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, हम ऐसे फंस जा रहे हैं। अच्छा, सिंपल भाषा में जब मैं पूछूं, होना क्या चाहिए, जिम्मेदार लोग सुखी होने चाहिए कि नहीं, बोले होना तो यही चाहिए। समझदार आदमी सुखी होना चाहिए कि नहीं, बोले होना चाहिए। तो मैं इक्वेशन को उल्टा करता हूं अभी, जो समझदार है, जो सुखी है, वही समझदार है। यदि इस इक्वेशन को पहचान लें, इसका मतलब यदि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इसका माने कुछ तो मैं समझने में गलती हो रही, चूक हो रही मेरे से, है ना। मैं फिर से रखता हूं इस बात को, नेचर का नियम, प्रकृति का नियम तो ठीक ही है, समझदार व्यक्ति ही सुखी रहता है ना। और उसका फलन के रूप में देखें तो जो सुखी रहता है वही समझदार है ना। तो यदि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे, मेरे परिवार में मेरे से जीने में कुछ कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी समझ में गड़बड़ी है। इतना भी यदि हमें पकड़ में आ गए, अब इतने से काम नहीं चलेगा। अब वो क्या गड़बड़ी है, उसी के लिए पूरा मध्यस्थ दर्शन की अपन चर्चा कर रहे हैं, है ना। कि अब मैं उसको पिन पॉइंट करूंगा, तो अपन आज के बाद हम कुछ अभी भी ले सकते हैं, अपने पास 10 मिनट है, वेरी स्पेसिफिक हम समस्याओं को ले सकते हैं, अपने परिवार की, है ना, अपने इनर कन्फ्लिक्ट की, और उसमें पहचान सकते हैं कि इसमें भैया क्योंकि मेरी कहाँ गलती हो रही है ना। तो हम बहुत स्पेसिफिक चलेंगे, उनको उन उन पर्टिकुलर इवेंट्स को पहचान पाएंगे, जिससे कि फिर मैं अपनी समझ पर कुछ काम कर पाऊंगा उस प्रोसेस में। और फिर मैं पाऊंगा उन्हीं सिचुएशंस में जिसमें मुझे गुस्सा आ जाता था, अब न आना बंद हो गया है, या धीरे धीरे कम हो रहा है ना, इरिटेशन कम हो रहा है, मेरी स्टेट ऑफ, मेरे में जो एक निराशा हो जा रही थी। मैं तो मजेदार चीज देखता हूँ, है ना, अधिकतर लोगों से मैं जब बात करता हूँ, है ना, एक एक दिल्ली में वर्कशॉप कर रहा था, दिल्ली के टीचर्स के साथ हम लोगों ने उनके साथ काफी काम किया, हैप्पीनेस करिकुलम का, यदि किसी लोगों ने नाम सुना है या कभी डालेंगे टाइप करके गूगल पर, तो दिल्ली ने एक बड़ा प्रयोग किया हैप्पीनेस करिकुलम, और वहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए गवर्नमेंट स्कूल्स के, और ऐसा भी स्थिति बनी कि जहाँ प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स के बच्चों को लोगों ने उसमें डालना शुरू किया। तो वो इसी पर डिजाइन था, तो मैं ऐसे एक वर्कशॉप कर रहा था। तो मैंने लोगों से कहा उसमें कि कई बार ऐसा लगता है कि जिससे मेरी शादी हो गई है ना, क्योंकि मैरिज के पहले 2-4 ऑप्शन और भी रहते हैं, तो कई बार लगता है यार गलत ऑप्शन ले लिया, है ना। तो कुछ टीचर तो बोले भैया आप एकदम सही बोल रहे हैं, है ना। और कई बार वो बोल भी देते हैं कि तुमसे मैरिज करके गलती हो गई, है ना, या बोलते नहीं है तो कम से कम उनके बैकग्राउंड में चलता है कि यार, है ना, वो ऑप्शन लेना चाहिए था, गलत ऑप्शन आ गया। फिर मैंने उनसे कहा कभी आपने पता लगाने की कोशिश की है कि वो जो दूसरा ऑप्शन जिस ऑप्शन के साथ गया है उनका क्या हाल है, तो आप पाएंगे वहां भी वो स्थिति है ना। तो मामला ऑप्शंस का नहीं है, मामला ये कि हमें जीना नहीं आता है। ये जो अपने में भाव, हम हर समय स्नेह विश्वास प्रेम सम्मान से अपने में भरे हुए नहीं हैं, इसलिए हम अपनों के साथ नहीं जी पा रहे हैं।
तो विश्वास ऑप्शन चेंज करने का नहीं है। हम किसी के भी साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ हमारी खटपट शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने में, हमारे में एक इनर कन्फ्लिक्ट है, हमें चीजें समझ में ही नहीं आई हैं, सच्चाई जैसी है वैसा हम, और उसके और गहरे में पहुंचेंगे तो विज्ञान की मदद से अब हम, हमें मटेरियल के साथ जीना आ गया है ना। बिल्डिंगें नहीं गिर रही हैं हमने अभी तो, और खासतौर से दुबई में देखें तो, है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इसका माने हमें मटेरियल की समझ आ गई है ना, कौन सा, कितने मोटे आयरन सरिया लगाएंगे, उसमें निकल कोबाल्ट कितना होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमने विज्ञान में इन नियमों को पहचान लिया, हम विज्ञान जगत में सुविधाओं को खड़ा कर पाए। लेकिन ये जो मानव के साथ इंटरेक्शन है, ये जो ह्यूमन ह्यूमन को समझने की कला है, ये क्या चाहता है, कैसे पूरा होता है, इसको हम यदि समझ पाएंगे, जीवन विद्या उसी का गेम प्लान है ना, कि ये ह्यूमन कैसे समझता है, ह्यूमन में क्या चीज आने से उसको तृप्ति आती है, और उसमें तृप्ति होती है तो उसी का मैनिफेस्टेशन उसके संबंधों में होता है ना। जिसको मैं कहता हूं कि इट इज द इनर कन्फ्लिक्ट विच गेट्स मैनिफेस्टेड एज आउटर कन्फ्लिक्ट। तो जो मुझे संबंधों में कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, उसके रूट में मेरे में कन्फ्लिक्ट है, मैं सच्चाइयों को समझा नहीं हूं जैसी है। ऐसे यदि इनर हार्मोनी होगी तो बिल्कुल गुलाब का फूल की जो फ्रेग्रेंस फैलती है, ऐसे मेरे में जो मैं स्नेह से, विश्वास से, सम्मान से, प्यार से भरा हुआ रहता हूँ, तो वो छलकता है, वो पहुंचता है दूसरों तक, वो, और उसको किया जा सकता है। और उसको हमने करके, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में एक लेवल तक करके देखा है, हम लोग भी उसी प्रोसेस में हैं। बट बहुत सुखद स्थितियां बनती हैं। बढ़िया, तो ये मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं यदि हम इतना भी पकड़ पाए कि रूट कॉज कहीं ना कहीं मेरी समझ में कमी है, क्योंकि समझदार आदमी तो खुश ही रहे, पहली निशानी समझदार आदमी की है, वो अपने में खुश रहता है। और दूसरी ये है कि दूसरों को सुखी करने की योग्यता से संपन्न रहता है। तो मैं यदि इसको वर्डिंग में डालूं तो पहली हमारी समझदारी की निशानी ये बनती है, दूसरों की अयोग्यता से अप्रभावित होना मेरी पहली योग्यता है। मैं फिर से रखता हूं, दूसरों की अयोग्यता से अप्रभावित रहना, या दूसरों की निगेटिविटी से अप्रभावित रहना। तो क्या हो रहा है कि दूसरे लोग जो अच्छे नहीं है, जिसको मैं मानता हूं कि गलत लोग हैं, लेकिन उनकी गलतियों से मैं प्रभावित हो जा रहा हूं, ये मेरी गलती है। तो पहले जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ेगी इस दर्शन में, मैं उस फल को रख रहा हूं अभी, व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो धीरे धीरे हम क्या होगा, जो दूसरों की गलतियों से मैं अप्रभावित रहता हूँ, निगेटिवली प्रभावित नहीं होता हूँ। फिर मेरे में एक लेवल की योग्यता आती है जहां मैं दूसरों की गलतियों को ठीक करने की योग्यता से संपन्न हो जाता हूँ। मुझे दिख जाता है कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, है ना। लेकिन वो ठीक होना नहीं चाहता अपने से, उसको लगता नहीं, नहीं आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। तो बढ़िया, गलती करेगा, वो गलती करेगा तो उसको परेशान होना चाहिए, मैं क्यों परेशान हूं, है ना। तीसरी स्थिति में ये आता है कि उसको ये दिखने लगता है कि चूंकि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, उसको लगता है यार शिखा बहन पहले इतनी इरिटेट हो जाती थी, आजकल बड़ा खुश रहती है ना, ये क्या चक्कर है। तो फिर वो समझना चाहता है, मम्मी ऐसा क्या है, मैं देखता हूँ आप तो बढ़िया खुश रहती हो, है ना। आपका पति पूछता है, आपका मित्र पूछता है, आपके कुलीग्स पूछते हैं, आपके पिता, आपकी, है ना, देवरानी, जेठानी, भाभी। तो ये जो, क्योंकि हर आदमी खुश रहना चाहता है, उसको यदि दिखने लगता है कि ये सामने वाला बड़ा खुश रहता है भाई, तो फिर वो समझना चाहता है कि ऐसा, और हमारे पास वो तरीके होते हैं जहां हम बता पाते हैं हमें ऐसा क्या मिल गया जिसकी वजह से मैं खुश रहती हूँ। बढ़िया, तो कुछ बात में रख पाए शिखा बहन, इन चीजों को समझना है अपने को, इन्हीं प्रिंसिपल्स की अपन चर्चा करेंगे, अभी तो हम Q&A कर रहे हैं केवल, है ना। जी। हाँ, नहीं बात ठीक है, पर अभी भी शायद ये बात जो आप कह रहे हैं ये मुझे समझ, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है, मुझे काफी टाइम से समझ आ गई, लेकिन फिर भी बहुत क्वेश्चंस है हाँ इसके बिल्कुल, ऊपर, अब जो कि ऐसा नहीं है तो कि मतलब कोई जना अपने ऊपर काम नहीं करता। ये तो छोटी छोटी सी हर घर की कहानी है कि आप कितने भी अच्छे होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे जने आपके फेवर में ही होंगे। और ऐसा नहीं है कि सारे जने, हर एक के घर में लड़ाई ही हो रही होती है, ऐसा भी नहीं है। बट एक एक सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, सबकी अलग अलग वो, और एक एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप हर टाइम हारमोनी में रहें या हर टाइम खुशी में रहें, वो समटाइम्स इट इज नॉट हैपन, बिकॉज इट्स अ नेचर, आई थिंक। क्योंकि आप रहना तो बहुत चाहते हैं, बट
ठीक है, धीरे धीरे अपने पर काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। दैट इज ट्रू, दैट्स कॉल्ड अ इग्नोरेंस। कि समटाइम्स कि हमारे को कोई चीज सामने नहीं अच्छी लग रही होती, तो या कोई नेगेटिविटी होती है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोरेंस से चीजें खत्म हो जाती हैं कि ठीक है, मुझे क्या, करने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, डजेंट मैटर। तो मैं तो अपना आराम से खुश रहूं ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इन सब चीजों में पचड़े में पड़ने की। बट इवन देन देर आर सो मेनी क्वेश्चंस कि समटाइम्स यू फील लाइक कि हर बारी क्यों, ऐसा क्यों। तो वो क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, चाहे हम अपने आप को कितना भी समझाने की, समझने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। इस पे अपन करेंगे चर्चा, है ना। एकदम हम्म। यही तो मेन मेन पॉइंट तो यही है कि हम जो संबंधों में जब जी रहे हैं, है ना, उसको उसमें क्या नुआंसेज हैं, है ना, कहाँ मेरे से गलती हो रही जिसकी वजह से मैं दुखी हो जा रहा हूँ, मैं ऐसी कौन सी चीज मेरे से समझने में मिस हो रही है, इस पे अपन करेंगे। कल के सेशन में कुछ अपन उस बात को भी रखेंगे कि इसको कैसे इसको पकड़ा जाए, है ना। बहुत बढ़िया। एक बार पॉइंट ले लेते, किसी और की कुछ इसमें सवाल बने हो तो। बट इसको कल से मैं इस पे कुछ कंटेंट को रखूंगा और फिर हम इस पे देखते हैं। शैल सिंह जी, आपका है इसमें कुछ कोई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी 2 मिनट ही हैं अपने पास। बढ़िया, बट शिखा बहन ने अच्छे पॉइंट्स को रखा, इस पे अपन चर्चा करेंगे। शैल भाई, सेनानी भाई। नहीं नहीं, मेरा कुछ सवाल नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक लग रहा है चर्चा। बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, आप बढ़िया। कहाँ का रहने वाला है? जी, आपका परिचय? मैं अजय जैन हूँ, है ना। हम्म। और हम लोग इस मध्यस्थ दर्शन की कांटेक्ट में मैं आया जब मैं लगभग 21 साल का था, जो कल मैं शेयर कर रहा था। मेरे को सवाल थे कि भाई जिंदगी का पर्पज क्या है, और माने ये जो अपेक्षाएं क्या हैं एक पिता होने के नाते। अभी मुझे पता नहीं है ना बहुत सारी चीजें। एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है, एक बेटा अपने पिता से क्या चाहता है, एक अच्छा पति होने का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी पत्नी को सुन भी पाता हूँ कि नहीं, क्या मैं उसको रिस्पेक्ट कर पाता हूँ कि नहीं, ऐसा क्यों हो जाता है कि नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने को ही ठीक मान लेता हूँ, दूसरे को गलत मान लेता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे में हैं, है ना, जिसकी वजह से पहले मुझे लगता है कि दूसरे की वजह से मैं परेशान हूँ, फिर पता लगता है मेरे में ही कुछ कमियां हैं, है ना, मेरे देखने का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। मैं अपनों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं मानव को ही नहीं समझ, अपने को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। और गहरे में जाएंगे तो मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि मेरी चाहत ही इतनी तेजी से बदलती रहती है। तो धीरे धीरे वो सेटल होता है, मतलब अपने में खुश हो जाना एक अपने में बड़ी उपलब्धि है। तो ये इस पूरे दर्शन के माध्यम से ये समझ में आया, जो महिपाल भाई ने उठाया था उसको अपन रखेंगे कि भाई फिर धरती पर मानव का उद्देश्य क्या है। तो एक तो अभी अपन व्यवहारिक चर्चा कर रहे हैं, है ना। एक तात्विक चर्चा है ना, जिसको मैंने कहा कि महिपाल भाई को कि उसको वर्कआउट करेंगे कि ऐसा हुआ ही क्यों, है ना। बट व्यवहारिक चर्चा देखेंगे, भाई ऐसा हो तो गया, मैं तो आ गया हूँ, बुद्धि तो है मेरे में, विचार तो है, कल्पनाएं तो हैं, इच्छाएं तो बनी हुई हैं। अब और मैं सुखी भी होना चाहता हूँ और अपनों को भी सुखी करना चाहता हूँ, और इसमें मैं फंस जा रहा हूँ। तो उन सिद्धांतों को जब अपन समझेंगे, तो मेरा परिचय इतना ही, मैंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग किया 92 में। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था आईआईटी में, तभी उसके पहले से मेरे कुछ सवाल थे कि पर्पज क्या है। और उस प्रोसेस में खोजते खोजते, जैसे शिखा बहन कह रही, तो मैंने विपස්සना भी किया, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग भी किया, ओशो को भी पढ़ा। ओशो की साधना पद्धति हमारे आईआईटी दिल्ली के बाहर ही हौज खास में ओशो का केंद्र हुआ करता था, उनका अपना एक मेडिटेशन का टेक्निक है ना, जिसमें वो मैंने बहुत सारा डांस वगैरह भी करते हैं, और फिर आंख बंद करके लास्ट के 15 मिनट में, तो पूरा एक सीक्वेंस है उनके बनावर के। ऐसे है ना, बहुत सारे महेश योगी को भी पढ़ा, जेके को पढ़ा, गांधी को पढ़ा। और ये समझ में, मतलब इससे मुझे लगता है कि सभी ने काम किया है ना, जैन फिलोसफी, बुद्ध फिलोसफी, वेदांत। बहुत बहुत गहराई में तो नहीं, बट एक एक लेवल का मैंने पढ़ा है इसको, इन सभी को। और इससे मुझे लगा कि आंसर मिले
और एक व्यवहारिक आंसर भी मिले, तात्विक लेवल के आंसर्स भी मिले, है ना, और लॉजिकल भी मिले, है ना, तीनों चीजें, तार्किक, तात्विक और व्यवहारिक। तो इनको इनको जिया जा सकता है, तर्क संगत विधि से अपनों को बताया भी जा सकता है। और समाज में शिक्षा में क्या चेंज करना चाहिए, तो मैं ऐसे अभी यूनिवर्सिटीज को भी लीड कर रहा हूँ, और मैं एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वहाँ पर हमने उनके साथ काफी काम किया। मैं 2 स्टेट का कोऑर्डिनेटर भी रहा, राजस्थान और गुजरात। और अभी एक आत्मीय यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लगभग 8,000 बच्चे हैं, उसमें एक प्रो चांसलर के तरीके से कैसे बच्चों में वैल्यू जाए, क्योंकि ये बहुत तेजी से गिर रहा है, और दिक्कत समाज की नहीं है, बच्चे भी परेशान है ना, जिनमें भी वैल्यू बेस्ड लिविंग नहीं है, उनकी अपनी भी समस्याएं हैं। तो कई बार इस सामाजिक उत्थान की बात नहीं है केवल, ये व्यक्तिगत समस्याओं से भी कैसे मुक्त हो, क्योंकि व्यक्ति, परिवार और समाज ये सब इंटरलिंक्ड है। ये एक ही चीज है, जो शिखा बहन भी कह रही थी कि दूसरों के सर्व शुभ में भी स्वाशुभ समाया हुआ है, और अपने शुभ में भी दूसरों का शुभ समाया हुआ है, हम लोग इंटरलिंक्ड हैं। इसकी चर्चा अपन करेंगे। बढ़िया। तो आज तो समय हो गया, महिपाल भाई कुछ कहना है आपको? नहीं भैया, बहुत अच्छा लगा बढ़िया, जो भी बात हुई उससे। खूब बढ़िया, शानदार। तो आज को तो यहीं क्लोज करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग हम लोग रख देंगे उसमें। और समय का कुछ लोगों का आया था, शिखा बहन ने भी बोला था, तो इसको भी एक पोल करके मैं डाल दूंगा। शिखा बहन, आपका कुछ सजेशन है, क्या होना चाहिए टाइमिंग? आपको क्या लगता है ज्यादा बेहतर टाइमिंग क्या होगा? आई थिंक 6 o'clock से रखते हैं तो ज्यादा बेटर सिक्स ओ रहेगा। क्लॉक 6 ओ क्लॉक मैं एक बार, अभी अपन 1-2 दिन और इसको चलाते हैं। आज तो आप काफी टाइम से आ गए, है ना, कई बार एक हम्म। सेटिंग भी हो जाती है, थोड़ा सा अभ्यास करने से, क्योंकि बट ठीक है फिर भी, है ना, और भी लोगों से एक बार पूछ लेंगे। बढ़िया। नहीं, ठीक है, अगर इनकेस अगर ये भी चल रहा है तो इट्स ओके, ट्राई तो यही करते हैं कि आ जाए। बाई चलो, चांस लेट हो जाए तो बिल, ठीक है, इट्स बिल, ओके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, है ना। बढ़िया। तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक नमस्कार। यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। क्यों? थैंक यू।
सुभाष भाई, सुभाष भाई, सुभाष भाई,